अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कनेक्ट हो जाइए बेटा जी सभी बच्चे। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 होने वाला है। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में बेटा जी, कायरलिटी के बारे में डिस्कस किया था। और मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया बताया था कि एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। तो आज हम उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि हम लोग देखेंगे इसका यूज कहाँ पे होने वाला है SN1 और SN2 रिएक्शंस के अंदर, है ना भाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास SN1 रिएक्शन होती है उसके अंदर रेसमाइजेशन होता है, DL मिक्सचर मिलता है हमें। और जब SN2 रिएक्शन होती है तो वहाँ पे इन्वर्जन का प्रोडक्ट मिलता है। तो ये कैसे होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज के ही लेक्चर में। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, है ना। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, एक बार के लिए अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं भाई। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में आइसोमर्स के बारे में पढ़ा था। आइसोमर्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा था भाई। एक होते स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक होते स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम था, बट डिफरेंट क्या था, 3D स्पेस में ओरिएंटेशन। जो एटम अरेंजमेंट ऑफ एटम है ना 3D स्पेस में, वो क्या था हमारे लिए डिफरेंट था बेटा जी। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोगों के पास जो नेक्स्ट टॉपिक आया था भाई, स्टीरियो आइसोमर को भी हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर लिया था। एक थे कन्फर्मेशनल आइसोमर, एक होते कॉन्फ़िगरेशनल। अब ये जो कन्फर्मेशनल वाले आइसोमर होते हैं ना, ये कब जनरेट होने वाले होते हैं हमारे लिए, तब जनरेट होते जब हमारे पास रोटेशन पॉसिबल हो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड। जब सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होगा तब कौन से आइसोमर जनरेट होने वाले हैं, ये वाले आइसोमर जनरेट होंगे। और जब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर की बात होगी तो वहां पे क्या होगा, एक तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड होगी अगर आपको वो दोनों आइसोमर बनाने होंगे तब। तो देखिए, पहले तो हम लोगों ने कन्फर्मेशनल आइसोमर की बात की थी, मैंने आपको सॉहर्स और न्यूमैन स्ट्रक्चर बनाने सिखाए थे। उसके अंदर इक्लिप्स स्टैगर्ड फॉर्म भी बताई थी। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हमारे पास साइक्लोहेक्सेन होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। बोर्ड फॉर्म, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, इस तरीके से। फिर हम लोग आए थे ऑप्टिकल आइसोमर के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो जो हमारे पास लाइट होती है, नॉर्मल लाइट, उसको हमने किसके अंदर चेंज किया भाई, प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर विद द हेल्प ऑफ पोलराइजर। तो जो हमारे पास अनपोलराइज लाइट थी, है ना भाई, अनपोलराइज लाइट को जब हम लोगों ने एक फिल्टर के थ्रू पास किया, वो फिल्टर का हमने नाम क्या दिया था, पोलराइजर। तो पोलराइजर बाकी डायरेक्शन में आने वाली लाइट को ब्लॉक कर देते, सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आने वाली लाइट को अलाउ करता है पास करने के लिए। तो वो क्या हो जाते हैं हमारे लिए, प्लेन पोलराइज लाइट हो जाती है। अब उस प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम एक सैंपल के ऊपर डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, प्लेन पोलराइज लाइट किसी एंगल पे डेविएट हो जाती है। उस एंगल को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है तो हम उसको नाम देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और शॉर्ट में बोले तो डी। और अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को तो हम उसे क्या नाम देते हैं, लीवो रोटेटरी और एल। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़े तो फिर मैंने आपको बताया था ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जो ये हमें पॉजिटिव डेविएशन दिखा सकते हैं और नेगेटिव। तो उन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका था कायरलिटी। क्या था भाई, कायरलिटी। जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कायरलिटी की बात की थी। कायरलिटी में मैंने आपको बताया था कि कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, या कायरल सेंटर का मतलब क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर है। वो मतलब कैसा है भाई, सिमेट्री उसमें ज्यादा प्रेजेंट है नहीं। वो कैसा है भाई, अनसिमेट्रिक है, ऐसा बोल सकते हैं। अनसिमेट्रिक तो वर्ड सही नहीं होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक है मॉलिक्यूल। तो एसिमेट्रिक होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं कंपाउंड, ठीक है भाई। तो जैसे हमने क्या किया भाई, आप कायरलिटी को ऑब्जर्व करने का सबसे सही तरीका क्या बताया था मैंने, ये वाला पार्ट देखिए जो जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कि अगर कार्बन के ऊपर चारों की चारों वैलेंसी कैसी हो, डिफरेंट हो, तो हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं भाई, कायरल मॉलिक्यूल्स बोलेंगे या कायरल सेंटर बोलेंगे, है ना भाई। तो उसके बाद मैंने आपको बताया जब ये कायरल मॉलिक्यूल की आप मिरर इमेज लें और उसके ऊपर ही रख के देखें तो हमारे पास क्या होगा, वो सुपर इम्पोज नहीं करेगा। जैसे मेरे पास हाथ था ना भाई, उस हाथ की इमेज बनाई मैंने, ये बन गई इमेज। देखो ये हाथ की इमेज बनाई थी मैंने इस तरीके से और इसके ऊपर रख के देखी, तो क्या हो रहा है भाई, वो ओवरलैप नहीं कर रहा है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे लिए, ये एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, एनेंशियोमर का नाम देते हैं। अब मैं आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके थ्रू आपको क्या होगा, आइडिया आएगा। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको एक डायग्राम ला के दिखाता हूँ बुक का, तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल्स की बात की जाती है। देखिए भाई, मैं आपको एक डायग्राम ला के दिखाता हूँ।
आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है बेटा, है ना भाई। तो जो बच्चे कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए भाई, ये डायग्राम मैंने बुक से निकाला है। इसके अंदर क्या हो रहा है आप नोटिस करोगे, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला है, ये आप नोटिस करो, ये कार्बन है और देखो इससे 3 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए, एक तो ए लगा हुआ है, एक बी लगा हुआ है, एक सी लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है, डी। ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है जो हम लोगों ने कल बनानी सीखी थी ना भाई, ये इसको क्या बोलते हैं, वेज। ये क्या है, डार्क लाइन जो डी कंपाउंड जी जो डी ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है, ये किस पे जुड़ा हुआ है भाई, डैश के ऊपर जुड़ा हुआ, वेज के ऊपर जुड़ा हुआ है, सॉरी। और बी वाला किसके ऊपर जुड़ा हुआ है, डैश के ऊपर जुड़ा हुआ है। ए सी और ये वाला सी, ये हमारे लिए किस पे जुड़े हुए हैं भाई, एक प्लेन में प्रेजेंट है। ये आउटसाइड द प्लेन आ रहा है, ये आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, मतलब प्लेन से बाहर की तरफ निकल रहा है। ऐसा मान के चलिए स्क्रीन से आपकी बाहर की तरफ आ रहा है ये डी वाला ग्रुप, और ये वाला स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन ग्रुप अटैच्ड है, समझे भाई। तो जब मैंने इस कंपाउंड की मिरर इमेज ली और मेरे पास क्या हो गया भाई, इस तरीके से आ गई। अब देखो ए को तो ए चमक जाएगा, इस वाले ए को तो ए चमक जाएगा, इस वाले कार्बन को ये वाला कार्बन चमक जाएगा, वेरी नाइस, है ना भाई। और क्या होगा भाई, ये डी वाले को तो डी वाला चमक जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन सी को क्या दिखाई देगा, बी कंपाउंड दिखाई देगा, और इस वाले सी को क्या दिखाई देगा, बी दिखाई देगा। तो ये क्या हो गए हमारे लिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गए। और इन दोनों को हम लोग पर्टिकुलरली क्या नाम देंगे, इसको अगर मैं 1 बोल देता हूं, इसको अगर 2 बोल देता हूं, तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे हमारे लिए, 1 and 2 आर एनेंशियोमर। 1 and 2 क्या हो जाएंगे हमारे लिए, एनेंशियोमर हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो एनेंशियोमर क्या होते हैं हमारे लिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को ही हम लोग क्या नाम देंगे, एनेंशियोमर का नाम देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि कायरल मॉलिक्यूल्स के और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो कायरल मॉलिक्यूल्स में एक काम करता हूँ, ड्रॉ करके बताता हूँ। तो देखिए आपको आइडिया हो जाएगा, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कायरल मॉलिक्यूल्स के कौन कौन से होते हैं। जैसे कार्बन है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को अटैच किया, यहाँ आयोडीन को अटैच कर दिया, यहाँ क्लोरीन को, और यहाँ पे ब्रोमीन को। तो जैसे ही आपने देखा इस वाले कार्बन की चारों वैलेंसी कैसी है भाई, डिफरेंट है। तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा हमारे लिए, कायरल सेंटर हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा कंपाउंड। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन अटैच कर दिया, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन अटैच कर दिया, यहाँ ड्यूटीरियम अटैच कर दिया, और यहाँ पे ट्रीटियम अटैच कर दिया। तो आप मुझे बताइए क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है ये कंपाउंड। तो आप बोलेंगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप हमें सेम मिल गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, देखो इस वाले कार्बन की कनेक्टिविटी में 2 हाइड्रोजन आइटम हमें सेम मिल गए। तो ये वाला कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालोगे ना, तो क्या हो जाएगा भाई, वो एक तरीके से डेविएट नहीं करेगी, उसको रोटेट नहीं कराएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट नहीं हो पाएगी। और अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे, इसके ऊपर सुपर इम्पोज करके देखोगे, तो वो हो जाएगी, सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे, है ना भाई, और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ही मिल जाएगा आपको मोस्ट प्रोबेबली। अब देखते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल, और कौन कौन सा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये ड्रॉ करके बताया, जैसे यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब देखिए CH3 ग्रुप को मैंने Me से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे मैंने इथाइल ग्रुप लगा दिया, तो यानी कि C2H5 को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, Et से, और यहाँ पे क्या लगा दिया, क्लोरीन। अब देखिए भाई कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, जब मैं उन्हें इस तरीके से बना के देता हूं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे आपको कायरल सेंटर ढूंढना आना चाहिए बेटा। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ये और ये सेम ही तो चीज है, ये और ये सेम चीज है। बस कुछ बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये वाले कार्बन सेंटर पे एक जगह पे क्या लगा हुआ, क्लोरीन, तो ये देखो ये रहा क्लोरीन। ये क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो देखो ये रहा मिथाइल। और ये क्या लगा हुआ है, इथाइल, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और एक हाइड्रोजन तो है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन तो डिपिक्ट करते नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। तो ये वाला कार्बन सेंटर कैसा हो जाएगा हमारे लिए, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर है ये हमारे लिए, है ना भाई। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से मैं आपको और भी क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो आप इसे नोट कर लेंगे, ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अभी मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी का और इजी तरीका भी सिखा दूंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड या नहीं होगा। देखो अगर मैं ये वाला कंपाउंड देता हूं आपको,
इधर पे मैंने OH लगा दिया, इधर पे मैंने क्या किया भाई, मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, और यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, और यहाँ पर इथाइल लगा दिया। तो आप मुझे बता सकते हो इन दोनों कार्बन सेंटर में से कौन सा मेरे लिए ऑप्टिकली एक्टिव है? तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पे तो OH लगा हुआ है इस वाले कार्बन सेंटर पे, ठीक है सर, तो ये ET लगा हुआ है, दोनों डिफरेंट हो गए, ये तीसरा भी डिफरेंट हो गया, और फिर चौथी कनेक्टिविटी देखो ये है, तो ये भी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो ये वाला कार्बन सेंटर हमारे लिए क्या हो जाने वाला है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है भाई, कार्बन की कनेक्टिविटी देख लेनी है, जहां पे चारों के चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। अब इस वाले कार्बन की बात करें तो देखो इसमें तो दोनों सेम हो गए ना, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तीन सेम हो गए, एक डिफरेंट हो गया, तो फिर ये तो इसका हमारे लिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसका ये वाला पार्ट, ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है भाई। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिसके थ्रू हम लोग, अब ऐसा तो करेंगे नहीं, हम तो पागल हो जाएंगे अगर ऐसे करने लगे तो, क्योंकि एक कंपाउंड के अंदर कई सारे हमारे पास क्या आ सकते हैं। तो उसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा मैथमेटिक्स का। किसका सहारा लेना पड़ेगा बेटा, मैथमेटिक्स का, मैथ्स का सहारा लेंगे हम लोग। अब मैथ्स में जो एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप थ्योरी, अब आपको उससे कुछ नहीं लेना देना, बस ग्रुप थ्योरी से आपको क्या लेना देना है, इतना लेना देना है कि आप बोलिए कि हमें तो दो तीन चीजें बता दो भैया, पीओएस क्या होता है और सीओएस क्या होता है, बस इससे ही काम हो जाएगा आपका। पीओएस और सीओएस से काम हो जाएगा। पीओएस को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और सीओएस होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है भाई। अब देखो बेटा, मैं पीओएस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करता हूं और सीओएस को आई से रिप्रेजेंट करता हूं। अब देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिग्मा तो बॉन्ड होता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। मैं जब सिग्मा लिख दूं, वैसे तो मोस्टली मैं केसेस में पीओएस ही लिख रहा हूंगा, लेकिन अगर कहीं पे सिग्मा लिख दूं तो आप उसको बॉन्ड मत समझना भी थोड़ी देर के लिए। बॉन्ड की जब मैं बात करूंगा तब मैं आपको स्पेसिफिकली नाम बोलूंगा कि सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है भाई। यहाँ पे ये क्या है भाई, ये हमारे लिए पीओएस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सिग्मा से, और सीओएस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। इसी को हम लोग इन्वर्जन सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन सेंटर भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, इन्वर्जन सेंटर भी सेम ही है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम सेंटर ऑफ सिमेट्री। कैसे इस्तेमाल करना होता है इन सिमेट्री एलिमेंट्स का, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्री, इनको क्या बोलते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स बोलते हैं बेटा। तो सिमेट्री एलिमेंट्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वो देख लेते एक बार। अब देखो भाई, अगर मेरे पास दो पॉसिबिलिटी, तीन चार पॉसिबिलिटी हो सकती, कैसी, अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसके अंदर पीओएस प्रेजेंट है और जिसके अंदर सीओएस भी प्रेजेंट है, तो आपको क्या बोलना, वो ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। अब मान लो उसके अंदर पीओएस भी है प्रेजेंट और लेकिन सीओएस नहीं है, तो वो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक भी मिल जाए, पीओएस मिल जाए या सीओएस मिल जाए या दोनों मिल जाए, तो वो कंपाउंड कैसा होने वाला, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। यहां पे देखो भाई, अब मेरे पास पीओएस तो नहीं है लेकिन सीओएस है प्रेजेंट, तो ये वाला कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा मेरे लिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, अगर पीओएस भी ना हो, सीओएस भी ना हो, तो ये स्पेशल केस होगा, यहां पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आएगा। तो ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे, कि आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि अगर मेरे पास पीओएस और सीओएस दोनों ही एब्सेंट हो, क्या बोला मैंने, पीओएस और सीओएस दोनों ही एब्सेंट हो, तो हमारे लिए कंपाउंड कैसे हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है मैंने। क्या बताया मैंने, जब पीओएस और सीओएस दोनों ही एब्सेंट हो, तब क्या हो जाएगा हमारे लिए कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। देखो ये वाला केस बताया मैंने कि जब यहाँ पे पीओएस भी ना हो और सीओएस भी ना हो, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और बाकी सारे केसेस में अगर कोई एक भी मिल गया, मान लो पीओएस मिल गया और सीओएस दोनों मिल गए, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मुझे पीओएस मिल गया, सीओएस नहीं मिला, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मेरे को सीओएस मिल गया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर लगाएंगे कैसे, ये तो बता दो, पीओएस और सीओएस। आप तो इतने दिमाग खराब कर रहे हैं, पीओएस और सीओएस बता ही नहीं रहे। तो पीओएस और सीओएस लगाना बड़ा सिंपल टास्क है। कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं आपको सीओएस समझा देता हूं, बहुत सिंपल है।
बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, जैसे COS की बात करें बेटा, तो आपको मॉलिक्यूल के सेंटर पे चले जाना है। कहां पे चले जाना है? मॉलिक्यूल के सेंटर पे चले जाना है। और वहां पे क्या करना है भाई, जैसे मैंने एक कंपाउंड ड्रॉ किया, उस पे के सेंटर पे मैं आ जाता हूं। मान लेते हैं मैंने एक कंपाउंड ड्रॉ किया, यहाँ पे मैं एक कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। मैंने ये कंपाउंड ड्रॉ किया, मान लेते ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन बना दिया, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा दिया। समझ में आई बात? अब देखते हैं हम लोग इस वाले सेंटर, इसके जस्ट सेंटर पे, तो इसका जस्ट सेंटर कहां होगा? यह आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन हमारे लिए कैसी होती है, एक प्लेनर होगी, तो ये प्लेन में पड़ी होगी भाई, इस तरीके से एक प्लेन में पड़ी होगी, इस तरीके से ये प्लेन में पड़ी होगी एल्कीन। और क्या होगा, हम इसके सेंटर पे पहुंच जाएंगे, मतलब यहां कहीं पे बात चल रही है, इस पाई बॉन्ड के बीच में, मतलब यहां पे बात चल रही है, इस वाले सेंटर पे पहुंच गए हम। तो आप एक डायरेक्शन में मूव कीजिए। मान लेते हैं मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूं, मुझे क्या मिल गया? कार्बन। इस डायरेक्शन में मैंने मूव किया तो मुझे क्या मिल गया भाई? कार्बन मिल गया। मैं राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मुझे कार्बन मिल गया। फिर आपको क्या करना है, इसी सेंटर से जस्ट 180 पे मूव करके देखिए। कितना? 180 पे जस्ट मूव करके देखिए। तो देखिए, जब मैं इस साइड जा रहा था, राइट हैंड साइड पे जा रहा था, तो मुझे कार्बन मिला, तो उसके जस्ट 180 पे जाइए, उतने ही डिस्टेंस पे, तो क्या आपको कार्बन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। ठीक है भाई, ये वाली बात तो आ गई समझ में। अब मैं इस डायरेक्शन में जाके देखता हूं जरा, तो यहां पे मुझे क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन मिल रहा है। वेरी नाइस। यहाँ पे मुझे क्या ऑब्टेन हो गया? हाइड्रोजन। तो इसके जस्ट अपोजिट में जाके देखिए, उतने ही डिस्टेंस पे, तो क्या आपको हाइड्रोजन मिल रहा है? हाँ मिल गया। तो ये यहाँ पे हमारे लिए, अब देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाके देखो क्या मिल रहा है? Cl मिल रहा है। और इसके जस्ट अपोजिट में जाके देखो तो क्या मिल रहा है? Cl मिल रहा है। वेरी नाइस। अच्छा, एक और बात, ऐसा नहीं कि आप एटम्स ही ढूंढने लगो हमेशा, ऐसा भी होना चाहिए। अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, यहां देखो खाली जगह है, तो इसके जस्ट अपोजिट में आओ तो यहां पे भी खाली जगह होनी चाहिए। समझ में आई बात? इस तरीके से इस साइड जाओ तो यहां पे खाली जगह दिख रही है, तो इस साइड जाओ उतनी डिस्टेंस पे, वहां पे भी क्या होनी चाहिए? खाली जगह होनी चाहिए। तब जाके यहां पे क्या हो जाएगी हमारे लिए? COS तो क्या हो जाएगी? प्रेजेंट हो जाएगी। अब रही बात POS की बात, तो POS कैसे निकालेंगे सर? POS देख लेते एक बार। POS का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम लोग एक ऐसा प्लेन डालें कि मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। क्या बोला मैंने? कि हम एक ऐसा प्लेन डालें जिसमें मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। अब देखिए भाई, दो तरीके के प्लेन हो सकते हैं, एक हमारे लिए रिफ्लेक्टिंग प्लेन हो सकता है और एक बाइसेक्टिंग प्लेन हो सकता है। अब जैसे इस वाले मॉलिक्यूल में एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं एल्कीन, यही वाली एल्कीन ड्रॉ करता हूं मैं, आपको इसके अंदर क्या दिखाता हूं भाई? POS दिखाता हूं। एक बार कैसे दिखाता हूं देखो, यहां पे मैंने क्या किया? एक प्लेन बना लिया इस तरीके से। ये क्या ड्रॉ कर लिया मैंने? एक प्लेन ड्रॉ कर लिया। अब इसमें क्या हुआ होगा, यहां पे मेरे पास कार्बन एटम्स रहे होंगे, ये रहा कार्बन एटम, ये रहा कार्बन एटम। अब इनके बीच में देखो, एक तो सिग्मा बॉन्ड था, पाई बॉन्ड, मतलब ये प्लेन से बाहर निकल रहे होंगे, पाई बॉन्ड को डिपेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे मैं यहीं पे बना देता हूं इस तरीके से, मैंने क्या बना दिया? पाई बॉन्ड। अब देखो यहां पे क्या कनेक्टेड था हमारे लिए? हाइड्रोजन। और इस वाले कॉर्नर पे क्या कनेक्टेड था? क्लोरीन। इस वाले कॉर्नर पे क्या कनेक्टेड था? क्लोरीन। और इस वाले कॉर्नर पे क्या कनेक्टेड था? हाइड्रोजन। अब देखो ये एटम्स के फॉर्म में है ना, तो मैंने इनको इस तरीके से स्फीयर के फॉर्म में दिखा दिया। किसके फॉर्म में दिखा दिया? ये स्फीयर्स के फॉर्म में दिखा दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड। अब देखो भाई, ये हमारे लिए क्या है? कार्बन है। ये भी तो स्फीयर के फॉर्म में रहे होंगे, तो इनको भी डिपेक्ट कर दिया। अब देखिए, आपने COS तो निकाल ली, इस मॉलिक्यूल के अंदर COS एग्जिस्ट करती है? हाँ बिल्कुल करती है। एक बार को मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूं, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूं, Ctrl+C और यहां पे Ctrl+V। तो इसी के अंदर मैं आपको POS और COS एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है भाई, यहां पे रख देता हूं, ध्यान से देखिए। अब POS की बात चल रही है बेटा, तो आप इसके अंदर क्या कीजिए, एक ऐसा प्लेन डालिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से एक प्लेन डाल रहा हूं, इस तरीके से एक प्लेन डाला मैंने, बिल्कुल बीच में से मॉलिक्यूल को काट दिया। तो क्या मुझे कार्बन को कार्बन दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है सर, वेरी नाइस। क्या क्लोरीन को क्लोरीन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो गलत बात हो गई, तो यहां पे ये वाला प्लेन तो नहीं डलने वाला। तो इसका मतलब क्या, हम एक ऐसा प्लेन डालेंगे और उसके जस्ट अपोजिट में देखेंगे, तो वहां पे उसका जो भी एटम होगा उसकी रिफ्लेक्शन वही एटम दिखना चाहिए। तो जैसे हमने यहां पे प्लेन डाला ना, बिल्कुल बीच में से ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कर दिया? कट कर दिया, यहां से कट कर दिया। तो क्या हो गया? कार्बन की इमेज तो कार्बन दिख गई,
लेकिन क्लोरीन की इमेज को क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की इमेज को क्या दिख रहा है, क्लोरीन। तो भाई ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो गलत हो गया। अच्छा भाई, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां से काट के देखो एक बार। कहां से, इस वाले, ये वाला प्लेन डालो सर आप एक बार, इस तरीके से काट के देखो, इस तरीके से काट के देखो। तो मतलब कार्बन और कार्बन तो आधे आधे हो जाएंगे, ये आधे आधे हो जाएंगे ना, ये बीच वाले कार्बन जो है वो आधे आधे हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, इस वाले क्लोरीन को, क्या हमें क्लोरीन की इमेज दिखाई दे रही, नहीं, यहां पे तो क्या है, इधर पे क्लोरीन है और इधर पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये तो दिख नहीं रहे। यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे क्या है, क्लोरीन है, तो ये वाला प्लेन भी नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा, तो देखो इन वाले प्लेन्स को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स। अब मैं जो आपको प्लेन बता रहा हूं वो कैसा होगा, बाइसेक्टिंग प्लेन। बाइसेक्टिंग प्लेन कैसा, अब जिस प्लेन में मैंने ये मॉलिक्यूल बनाया ना, वही प्लेन डाल के देखो ना, तो देखो हाइड्रोजन आधा हो जाएगा, ये क्लोरीन भी आधा हो जाएगा, ये वाला कार्बन भी आधा हो जाएगा, ये वाला कार्बन भी आधा हो जाएगा, ये वाला क्लोरीन भी आधा हो जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन भी आधा हो जाएगा। तो मतलब सारे के सारे एटम कट गए, ये सारे के सारे एटम एक प्लेन में लाई कर रहे थे। तो ये वाला प्लेन तो हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहा है ना इसमें, इसी प्लेन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइसेक्टिंग प्लेन। क्या बोलते हैं, बाइसेक्टिंग प्लेन। और इसी को हम लोग नाम दे सकते हैं स्लाइस कट भी। क्या नाम दे सकते हैं, स्लाइस कट। स्लाइस कट का मतलब क्या है भाई, मैंने बराबर बराबर, देखिए भाई मॉलिक्यूल्स एक प्लेन में था ना, मॉलिक्यूल एक प्लेन में था, तो मैंने वही प्लेन डाल दिया जिस प्लेन में मॉलिक्यूल था, तो पूरे के पूरे एटम्स कट गए होंगे आधे आधे। तो स्लाइस कट है इसके अंदर प्रेजेंट। तो इसके अंदर पीओएस है क्या प्रेजेंट, वेरी गुड, इसके अंदर पीओएस मिलने वाली है। तो क्या इसके अंदर हमें कोई बाइसेक्टिंग और सॉरी रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इसके अंदर हमें कौन सा प्लेन मिल रहा है, बाइसेक्टिंग प्लेन मिल रहा है। तो देखिए भाई, इसके अंदर हमें पीओएस मिल गई, सीओएस भी मिल गई। तो आप मुझे ये बता दीजिए, इसके अंदर पीओएस भी है और सीओएस भी है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा। ये तो सर बड़ा सिंपल सा है, अभी आपने बताया था कि इन दोनों में से कोई एक मिल जाए, यहां तो दोनों ही मिल गए, यहां पे तो दोनों ही मिल गए, पीओएस भी मिल गया और सीओएस भी मिल गया। तो इस वाले केस में क्या होने वाला है बेटा, ये हमारे लिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब अगर आपने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को भर के सैंपल ट्यूब में भर के पोलैरिमीटर में डाला ना, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आने वाला। प्लेन पोलराइज लाइट जैसी गई है वैसी टकराने के बाद वैसी निकल आएगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन। भाई वहां पे रोटेशन होना ही नहीं है, अल्फा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन जीरो हो जाएगा, मतलब ये घुमाने ही वाला नहीं है प्लेन पोलराइज लाइट को। तो ये हमारे लिए ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा। समझ में आई बात, एक बार और देख लेते बेटा, जिनको नहीं आया समझ में वो एक बार और देखे कि मैंने एक ऐसा प्लेन डाला है जिसमें ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि ये देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, ये भी sp2 आएगा, ये भी sp2 आएगा। sp2 का मतलब क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में लाई कर रहा है। देखो मैंने ये रेड कलर से ये प्लेन बनाया है ना, वही प्लेन मेरे लिए कौन सा है भाई, स्लाइस कट वाला प्लेन है, जिसमें ये सारे के सारे एटम आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन की आधा हो गया, क्लोरीन भी आधा हो गया, कार्बन भी आधा हो गया, ये वाला कार्बन भी आधा हो गया, ये वाला क्लोरीन भी आधा हो गया और ये वाला हाइड्रोजन भी आधा हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, सारे के सारे एटम बराबर बाइसेक्ट हो गए एक प्लेन के अंदर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्टिंग प्लेन या फिर स्लाइस कट। और इसी को हम लोग क्या नाम देने वाले हैं भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। अब देखो भाई, इस वाले मॉलिक्यूल को मैंने फिर से रिपीट करके लिखा हुआ है। यहां पे मैंने क्या बताया था, स्टीरियोजेनिक सेंटर, मतलब इन्वर्जन सेंटर की बात करते हैं हम लोग। तो बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाना है आपको। कहां पे पहुंच जाना, मॉलिक्यूल के सेंटर में। तो यहां कहीं पे होगा मॉलिक्यूल का सेंटर, ये पूरा मॉलिक्यूल है, इसके जस्ट सेंटर पे बैठ जाओ आप, और बैठ के आप क्या करो, एक डायरेक्शन में मूव करो, रैंडमली कहीं पे भी मूव करो। मैंने इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया भाई, तो इस डायरेक्शन में गया, मुझे कौन सा एटम दिखने लगा, हाइड्रोजन का एटम दिखने लगा। तो उसके जस्ट अपोजिट में जाओ उतनी डिस्टेंस पे, तो क्या आपको हाइड्रोजन का एटम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो चलो ये तो कंफर्म हो गया कि आपने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन दिख रहा है यहां पे। अब देखो कंफर्म करने के लिए हम हर जगह जाके देखेंगे। एक बार मैं क्लोरीन की तरफ गया तो उसके जस्ट अपोजिट में आओ, तो वहां पे क्लोरीन क्लोरीन दिख रहा है। जस्ट 180 में जाना है बेटा, कितने पे जाना है, 180 में। तो क्लोरीन को क्लोरीन दिख रहा है और कार्बन को कार्बन दिखाई दे रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, हमारे लिए COS भी क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, यही जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने आपको बताया, कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर POS भी ना हो, COS भी ना हो, तो वो कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है।
एक्सक्यूज मी। देखिए बेटा क्या होता है हमारे लिए, एक तरीके से ये दो सिमेट्री एलिमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग ये बता सकते हैं कौन सा कंपाउंड। अब ऐसा थोड़ी ना हर बार हम लोग क्या करेंगे, पोलैरिमीटर लगाया, बिजली अलग फूक रहे। भाई ये सब तो मैथमेटिक्स का काम है, फटाक फटाक से कर देंगे हम लोग चुटकियां बजाते ही। ठीक है भाई, चुटकियां बजाते ही कर देंगे। आइए बेटा अब मैं आपको ना कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ, है ना भाई। अभी हम लोगों ने देखो क्या 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 पढ़ लिया है कि हमारे पास जब किसी मॉलिक्यूल के पास पीओएस भी ना हो, सीओएस भी ना हो, तो हमारे पास क्या होने वाला है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। अभी तो हम लोग एल्कीन्स ले रहे थे बेटा, लेकिन अभी हम लोगों ने नोटिस किया था कि कायरलिटी की जब हम बात कर रहे थे तो हमने एग्जाम्पल तो सारे किसके पढ़े थे, sp3 कार्बन सेंटर वाले, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, क्या मैं बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट बात नोट कर लेना, कि जब भी हमारे पास टेट्राहेड्रल स्पीशीज होगी, क्या होगी भाई, टेट्राहेड्रल स्पीशीज होगी, तो वहां पे आपको आई यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री तो चेक करनी ही नहीं है, वो होती ही नहीं है उसके अंदर। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी प्रेजेंट होती ही नहीं है। तो आपको चेक क्या करना है, सिर्फ पीओएस चेक करना है। क्या चेक करना है, पीओएस चेक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, जब भी टेट्राहेड्रल स्पीशीज हो तो आप क्या चेक करने बैठोगे, सिर्फ पीओएस चेक करोगे, सीओएस चेक ही नहीं करना है। क्यों, क्योंकि वो तो होती ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं मीथेन का मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूं, देखो ये मैंने मीथेन का मॉलिक्यूल ड्रॉ किया। अब ये तो हमारे लिए कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। एक बॉन्ड आउटसाइड द प्लेन जा रहा होगा, ये देखो ये आउटसाइड द प्लेन बॉन्ड है, और एक पीछे की तरफ जा रहा होगा, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है। तो अब देखो जरा, इसमें मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने आता हूं तो बिल्कुल सेंटर में, मतलब ये वाले कार्बन सेंटर पे ही हम लोग प्रेजेंट है। अब मैं इसके ऊपर जाता हूं एक बार के लिए, तो ऊपर वाली डायरेक्शन में गया तो मुझे क्या दिख गया, हाइड्रोजन। अब इसके जस्ट अपोजिट में आओ तो क्या दिख रहा है, खाली हवा, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ना प्रेजेंट। तो यहाँ पे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। अब देखो इस बार कुछ बच्चे बोलेंगे सर इस साइड चले जाओ, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन दिख रहा है, इसके जस्ट अपोजिट में आओ तो क्या दिख रहा है, खाली हवा, कुछ है ही नहीं। तो यहां पे ऐसा थोड़ा ना होता, मैंने क्या बोला, एटम को उसकी ही इमेज दिखनी चाहिए, उसी के जैसा दूसरा एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो जब भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होंगे वहां पे सीओएस तो प्रेजेंट होने ही वाली नहीं है। तो हमें चेक क्या करना है, सिर्फ पीओएस को चेक करना है। कब, जब हमारे पास क्या हो, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हो। समझ में आई बात। अच्छा एक बात और, जब हमारे पास कोई भी प्लेनर हो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसा हो, प्लेनर मॉलिक्यूल हो, तो वहां पे आपको क्या चेक नहीं करना है, पीओएस। क्यों चेक नहीं करना है, क्योंकि पीओएस तो हमेशा ही होगी उस प्लेन में, जिस प्लेन में वो मॉलिक्यूल है वो प्लेन तो उसके पास हमेशा ही रहेगा। तो वहां पे पीओएस तो चेक ही नहीं करना है, पीओएस उसके पास हमेशा प्रेजेंट होती है। क्या चेक, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री तो उसके पास हमेशा होती है। तो बस आपको चेक क्या करना है, सीओएस चेक करना है आपको। अब देखो पीओएस मिल गई, मैंने क्या बोला था, पीओएस और सीओएस में से कोई एक मिल जाए, तो सीओएस भी चेक मत करो, मैं तो बोल रहा हूं आप क्या चेक कर लो, पीओएस। पीओएस तो ऑलरेडी होती है प्लेनर मॉलिक्यूल्स के पास, तो वो तो हमेशा कैसे हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। तो प्लेनर मॉलिक्यूल्स हमेशा कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अभी एल्कीन्स बनाई थी, तो ये कैसी निकल के आ रही है भाई, ये एल्कीन कैसी निकल के, ऑप्टिकली इनएक्टिव निकल के आई। तो क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो प्लेनर होता है, और प्लेनर मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा हमारे लिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना भाई। उसके अंदर एक प्लेन तो लाई करता है जिसमें वो खुद एग्जिस्ट करता है। देखिए भाई इसका स्ट्रक्चर ही कैसा है, प्लेनर है, तो मतलब उसके वो एक प्लेन के अंदर ही तो लाई कर रही है, वही प्लेन डाल दो उसके अंदर जिसमें वो प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगी भाई, स्लाइस कट हो जाएगा वहां पे। तो वहां पे स्लाइस कट हमेशा पॉसिबल होता है, जिसकी वजह से पीओएस रहता है। और मैंने बोला था कि पीओएस और सीओएस में से जब दोनों ही एब्सेंट होंगे तब ऑप्टिकल एक्टिव होगा। इसमें पीओएस तो हमेशा ही मिल गया, तो फिर ये हमेशा कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो फिर अब आपके क्वेश्चन, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि ये पीओएस और सीओएस वाला चक्कर क्या है। क्या चक्कर है पीओएस और सीओएस का, कि यहां पे जब हमारे पास पीओएस और सीओएस दोनों ही एब्सेंट हो, तब हमें क्या बताना है मॉलिक्यूल को कि वो कायरल होगा, और जब मतलब जब कायरल होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से हम लोग बताएंगे भाई, क्या प्लेनर मॉलिक्यूल के पास पीओएस हमेशा होता है, तो हमेशा कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इनके केस में आप ऑप्टिकली एक्टिविटी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे हमेशा। लेकिन यहां पे चेक क्या करना पड़ता है भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या चेक करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आप चेक कीजिए। किसको चेक कीजिए,
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को चेक कीजिए, वो इंपॉर्टेंट बात है। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन से, अरे भाई आपने पढ़े तो हुए हैं सिस और ट्रांस वाले, सिस और ट्रांस वाले। सिस और ट्रांस वाले क्या, देखो भाई ऊपर देखो यही एल्कीन बनाई थी, तो यहाँ पे सिस और ट्रांस भी देख लेते एक बार को। तो यहाँ पे जब Cl के जस्ट अपोजिट में Cl आ रहा है, तो इस वाली इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस। क्या बोलते हैं, ट्रांस। ये एल्कीन कैसी हो गई, ट्रांस। अब मान लो मैं एक एल्कीन बनाता जिसमें Cl और Cl एक ही साइड आ जाते, है ना भाई, तो ये वाली फॉर्म क्या कहलाती है मेरे लिए, सिस फॉर्म कहलाती है। कौन सी फॉर्म कहलाती है, सिस फॉर्म। ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी, स्लाइस कट तो हमेशा पॉसिबल होगा। लेकिन इनके अंदर ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी है भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो है, एक सिस है तो दूसरा कौन सा है, ट्रांस। ट्रांस क्यों, क्योंकि इसमें Cl और Cl कैसे लगे हुए हैं, अपोजिट, और इसमें Cl और Cl कैसे लगे हुए हैं, सेम साइड लगे हुए हैं। देखो एक ही साइड लगे हुए हैं। अब जब एक ही साइड लगे हैं तो यहाँ पर रिपल्शन भी होगा, तो फिर आपको ये पता चला कि ट्रांस वाले जो होते हैं ना, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सिस वाले। ये आपको पता चल गया। अब इसके अलावा भाई सिस और ट्रांस तो ठीक है, यहां पे आपने ई और जेड कॉन्फ़िगरेशंस की भी बात की होगी। ई और जेड कॉन्फ़िगरेशंस भी आप यहां पे निकाल सकते हो, ठीक है भाई, जब ग्रुप्स डिफरेंट हो, यानी कि Cl लगाया था अभी मैंने, अब मैं Cl की जगह मिथाइल लगा दूं, एक Cl हटा के मिथाइल लगा दूं, तो वहां पे आप ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखेंगे भाई, ठीक है भाई। वहां पे सिस और ट्रांस नहीं बोलेंगे, वहां पे क्या बोलेंगे, ई और जेड बोलेंगे नोटेशन। अब देखिए मैं आपको कुछ कंपाउंड बताता हूं भाई। अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको मार्क कर लेना। कौन सी बात को, कि अगर मेरे पास मॉलिक्यूल टेट्राइड्रल है तो आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री तो वहां पे हमेशा एब्सेंट होगी, लेकिन चेक क्या करना है, हमें पीओएस को चेक करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जब मैं मॉलिक्यूल लिखूं ना, तो आप फटाक से क्या चेक करने बैठ जाना, प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक करने बैठ जाना। ये मत सोचना कि आप सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर रहे हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो उसके अंदर कभी होगी ही नहीं। अभी देखा हमने मीथेन के अंदर टेट्राइड्रल होता है स्ट्रक्चर, तो वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एब्सेंट होने ही वाली है। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उसके थ्रू आप लोग एक बार चेक कीजिए। दो कंपाउंड लिखता हूं, आप दोनों कंपाउंड में चेक कीजिए। जैसे मैंने कंपाउंड दिया है CH, और यहां पे दे दिया भाई CHO मान लेते, ये एल्डिहाइड ग्रुप दे दिया, और यहां पे दे दिया मैंने OH ग्रुप दे दिया, और इसके बगल में दे दिया मैंने CH2OH, CH2OH। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पे कार्बन दिया है, यहां पे मैंने दिया है COOH ग्रुप, और यहां पे दिया है CH2OH, और यहां पे क्या दे दिया भाई, हाइड्रोजन, और यहां पर दे दिया है OH। तो आप इसे एक बार चेक कीजिए और बताइए। बेटा इस वाले एसिड का नाम बताना है आपको, इस वाले एसिड का नाम बताइए, ये बहुत कॉमनली यूज होता है ना भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए ये वाला कौन सा एसिड है, ये वाला कौन सा एसिड है। अच्छा सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हो गई, CH3 लगा देते हैं इसे। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, ये होता है हमारे लिए लैक्टिक एसिड। क्या होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है भाई। अब देखो, अब आपको क्या चेक करना है भाई, COS तो इसके अंदर कभी नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन कैसा है, sp3 है, और sp3 है मतलब टेट्राइड्रल है, टेट्राइड्रल है, इसका मतलब COS तो वहां पे कभी जिंदगी में होने वाला नहीं है। तो फिर क्या चेक करना, POS चेक करना है। तो भाई डाल के देखो ना प्लेन, एक ऐसा प्लेन डालो कि ये हाइड्रोजन कट जाए, ये कार्बन कट जाए, और ये OH कट जाए, तो क्या HCHO यानी कि एल्डिहाइड वाला ग्रुप को, क्या एल्डिहाइड वाला ग्रुप दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये वाला प्लेन तो होगा ही नहीं। इस वाले कंपाउंड के अंदर कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है, आप चेक कर सकते हो। देखो ये सारे के सारे वैलेंसीज डिफरेंट लगी हुई है, तो इसका मतलब ये तो हमारे लिए कायरल सेंटर हो गया, इसके अंदर पीओएस भी क्या होगा भाई, एब्सेंट होगा। इसके अंदर पीओएस भी क्या होने वाला है, एब्सेंट होने वाला, सीओएस भी क्या होने वाला है, एब्सेंट। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, या फिर हम क्या बोले, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, या फिर क्या बोले हम इसे, ये कैसा मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल है। सिमिलरली आप यहां पे देखो कि सारी की सारी वैलेंसी डिफरेंट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए देखो इस तरीके से, इस तरीके से, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये भी कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर COS तो कभी मिलने वाला नहीं है, POS भी नहीं मिलने वाला है, सारी की सारी वैलेंसी डिफरेंट अटैच्ड है, और आप ऐसे प्लेन डाल के देखोगे तो POS भी एब्सेंट हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे लिए, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ये वाली कुछ चीजें हम लोगों ने देखी भाई। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि POS और COS के थ्रू आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो,
है ना भाई। पीओएस और सीओएस के थ्रू आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रेसमाइजेशन के बारे में। किसके बारे में बताता हूँ? रेसमाइजेशन में। तो अगर मेरे पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है बेटा, क्या प्रेजेंट है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, उसके थ्रू बताता हूं। जैसे 1 मिनट वेट कीजिए, मैं एग्जांपल को इंपोर्ट कर लेता हूं। देखिए, ये मेरे पास एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा ये एग्जाम्पल। अब इसके अंदर क्या हुआ है भाई, आप नोटिस करोगे कि यहां पर हमारे लिए ये एक कंपाउंड था, उसकी मिरर इमेज थी। अब देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ना, ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो मतलब इसकी मिरर इमेज और ये, अगर मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रख के देखूं, एक दूसरे के ऊपर रख के देखूंगा तो क्या होगा भाई? ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो मतलब ये वाला एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है तो, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। मतलब मैं एक को उठाऊं, इसके ऊपर रख के देखूं दूसरे वाले के ऊपर, तो ये कार्बन से कार्बन तो मैच कर जाएगा, ये तो सही बात है। ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन भी मैच कर जाएगा, बहुत सही बात है, ये भी मैच कर गया। अब देखो ये क्लोरीन और क्लोरीन भी मैच कर जाएगा, मान लो ये क्लोरीन और क्लोरीन भी मैच कर गया, लो। लेकिन ये देखो मिथाइल को किसकी, मिथाइल को इमेज किसकी दिख रही है? एथाइल की। ये तो मैच नहीं कर रहा है, ये और ये मैच नहीं कर रहा है। CH3 और ये इथाइल ग्रुप यहां आ गया, तो ये और ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो मतलब हमारे पास ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, सुपर इम्पोज ही नहीं हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, मतलब वही कंडीशन है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, तो इनको हम लोग क्या नाम देंगे? एनेंशियोमर का नाम देंगे, एनेंशियोमर का नाम देंगे। और एनेंशियोमर जो होते हैं ना बेटा, अब यहां पे क्या होगा, अगर एक आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को प्लस थीटा में घुमाता है, कितने में घुमाता है भाई? मान लेते प्लस थीटा में। ये वाला जो हमारे पास फर्स्ट आइसोमर है, इसको प्लस थीटा में घुमा रहा है। तो जो इसका दूसरा, इसकी मिरर इमेज होगी, वो इसको किस में घुमाएगी? माइनस थीटा में घुमाएगी। किस में घुमाएगी? माइनस थीटा में। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको आंसर लेके बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि ये वाला, इसका स्पेसिफिक रोटेशन मान लेते हैं हमारे लिए प्लस 30 डिग्री का है। कितने का है? प्लस 30 डिग्री का। तो इसकी मिरर इमेज जो होगी, ये वाला जो आइसोमर होगा, इसकी मिरर इमेज जो होगी, वो कितने में घुमाएगी प्लेन पोलराइज लाइट को? माइनस 30 डिग्री से घुमा देगी। समझ में आ रही है ये बात? तो ये इंपॉर्टेंट बात है हम लोगों ने निकाली यहां से, कि एक अगर प्लस में घुमाता तो दूसरा उसका आइसोमर, उसकी मिरर इमेज उसके जस्ट अपोजिट माइनस 30 डिग्री में घुमाने वाला है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई? एक तरीके से इनेंशियोमर्स बन गए। अब इनेंशियोमर जो बन गए, तो आप एक बात बताइए, हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी तो डिसाइड कर सकते हैं। प्लस थीटा वाले को डी बोल सकते हैं, और इस वाले को क्या बोलेंगे? एल बोलेंगे। जब ये डी है तो ये क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो मतलब इनेंशियोमर डी एल हो गए या नहीं हो गए? अब बताओ भाई, मान लेते हैं, मैं आपको 3 कंडीशन बताता हूं। 3 कंडीशन कैसे? मान लेते हैं इस कंपाउंड का मैंने नाम रख दिया, इसको बोलते हैं फर्स्ट कंपाउंड। इसको मैंने बोल दिया भाई ये वाला कौन सा कंपाउंड है? फर्स्ट कंपाउंड। और ये वाला मेरे लिए कौन सा है? सेकंड कंपाउंड है। क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है ना, हमको लग रहे हैं सेम, लेकिन इनकी मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो ही नहीं रही। तो मैंने फर्स्ट कंपाउंड लिया और सेकंड कंपाउंड लिया। समझ में आई बात? अब देखो क्या करते हैं हम इन फर्स्ट सेकंड कंपाउंड के साथ। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक बार सैंपल ट्यूब में फर्स्ट कंपाउंड को डाला। किसको डाला? फर्स्ट कंपाउंड को डाला। इसके अंदर कौन सा कंपाउंड डाल दिया? सिर्फ फर्स्ट कंपाउंड डाला है। और प्लेन पोलराइज लाइट डाली है। कौन सी लाइट डाली है? प्लेन पोलराइज लाइट डाली है। ये केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फिर क्या होगा, वो घुमा देगा प्लेन पोलराइज लाइट को। भाई मान लेते हैं इस डायरेक्शन में घुमा दिया उसने, इस तरीके से आने लगी प्लेन पोलराइज लाइट। वो किसी एंगल से डेविएट हो गई। मान लेते वो एंगल हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया तो कितना आ गया भाई? प्लस 30 डिग्री आ गया। जस्ट अज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी नंबर आ सकता है, उससे हमें लेना देना नहीं। अच्छा भाई, तो फिर केस 2 में देखिए क्या होगा। केस 2 में क्या किया मैंने, इसका जस्ट आइसोमर लिया, मतलब इसकी जो मिरर इमेज थी उसे लिया, ये सेकंड वाला कंपाउंड को ले लिया।
तो ये सेकंड वाला कंपाउंड है सॉल्यूशन के अंदर। कौन सा कंपाउंड ले लिया मैंने, सेकंड वाला कंपाउंड। तो फिर उसके ऊपर बिल्कुल सेम प्लेन पोलराइज लाइट डाली, बिल्कुल सेम प्लेन पोलराइज लाइट डाली, तो क्या होगा वहां पे भी ऑप्टिकल। तो फिर ये अब माइनस थीटा में रोटेट कर देगा, इस प्लेन पोलराइज लाइट को किस में चेंज कर देगा, माइनस थीटा में। तो यहां अल्फा कितना आ जाएगा, -30 डिग्री आ जाएगा। समझ में आई बात। अब क्या होगा भाई, अब मैं आपको केस नंबर 3 बताने जा रहा हूं, केस नंबर 3 बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनेंगे बात, बहुत ध्यान से। केस नंबर 3 में मैंने क्या किया है, इन दोनों को बराबर ही ले लिया है। मान लेते हैं मैंने क्या किया है, एक सैंपल ट्यूब लिया है, उसके अंदर मैंने सॉल्यूशन रखा है, किसका भाई, ये सॉल्यूशन खास है, इसके अंदर मैंने 1 वाला कंपाउंड भी ले लिया है और साथ में सेकंड वाला कंपाउंड भी ले लिया। देखो ये वाला प्लस में घुमा रहा था, हमारे लिए 1 वाला कंपाउंड +30 डिग्री और ये सेकंड वाला -30 डिग्री। तो अब देखो, अब मैं प्लेन पोलराइज लाइट को डालूंगा ना, और एक खास बात और कि इनकी मैंने कॉन्सेंट्रेशन भी क्या रखी है, सेम रखी है। इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या रखी है, सेम रखी है। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, जैसे ही यहां पे प्लेन पोलराइज लाइट को हम डालेंगे तो वो भी कैसी आ जाएगी भाई, बिल्कुल सेम आ जाएगी। तो मतलब ये इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट है, 1 और 2, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन यहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं हो पा रही है। यहां पे कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं हो पा रही। क्यों क्यों नहीं हो पा रही, मान लेते हैं हमारे लिए ये जो प्लस वाला आइसोमर है, आई वाला, तो ये प्लस थीटा में घुमाता है, मान लेते हैं इसने घुमा दिया प्लस थीटा में, तो ये जो सेकंड वाला है ना, उसी को किसमें घुमा देगा, प्लेन पोलराइज लाइट को माइनस थीटा में घुमा देगा। तो जो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, अल्फा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हमारे लिए ये कैसे बिहेव कर रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन सही बात तो पता है क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव तो बिहेव कर रहा है, लेकिन सही बात क्या है कि इसके अंदर मिक्सचर है। मिक्सचर है किसका, एक तो डी आइसोमर का मिक्सचर है और साथ में एल आइसोमर का मिक्सचर है। तो इसी मिक्सचर को तो हम लोग नाम देते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या नाम देते हैं, रेसिमिक मिक्सचर नाम देते हैं। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जब हमारे पास डी और एल आइसोमर का मिक्सचर हो बराबर क्वांटिटी में, और वो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा ही नहीं रहा हो भाई, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाई नहीं रहा हो, लेकिन उसके अंदर दोनों आइसोमर प्रेजेंट है, डी वाला भी प्रेजेंट है और एल वाला भी प्रेजेंट है। समझ में आई बात। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग रेसमाइजेशन, अभी देखते हैं हम लोग रेसमाइजेशन कैसे होता है। ठीक है भाई, मैं आपको बताता हूं, अब एक्सप्लेन करता हूं रेसमाइजेशन कैसे होता है SN1 रिएक्शन में। तो हम लोगों ने नोटिस किया था बेटा, क्या नोटिस किया था हमारे पास, कि जब हमारे पास SN1 रिएक्शन होने वाली है, कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी। ठीक है भाई, ये मैकेनिज्म थी ना, SN1 मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ी है, कल की क्लास छोड़ के परसों की क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने। जो लेक्चर नंबर आपका कौन सा होगा, 13, उसमें पढ़ा होगा SN1 रिएक्शन। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, बेसिक बताया था SN1 रिएक्शन में। तो वहां पे क्या जनरेट होते हैं, कार्बोकैटायन जनरेट होते हैं। बहुत बढ़िया। अब इमेजिन करो मेरे पास कोई 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन, मान लेते ये है, ये कार्बन है, यहां पे मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप, यहां पे लगा दिया इथाइल ग्रुप, और यहां पे लगा दिया प्रोपाइल ग्रुप। बहुत बढ़िया। यहां पे क्या लगा दिया, हेलोजन एटम लगा दिया। अब कौन सा एटम लगा दिया, हेलोजन एटम लगा दिया। अब क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, आपको मालूम है कि ये वाला जो लीविंग ग्रुप है पहले ही लीव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे बनने वाला कार्बोकैटायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, आप नोटिस करोगे, यहां पे पहले इथाइल ग्रुप लेना था बेटा, यहां पे क्या ले लेता हूं मैं, इथाइल ग्रुप ले लेता हूं डिफरेंट। तो यहां पे मैंने ले लिया इथाइल ग्रुप ले लिया। अब देखो अब क्या होगा, यहां से लीव कर जाएगा, तो यहां पे कैसी कंडीशन आ जाएगी, यहां पे इथाइल आ जाएगा, यहां पे मिथाइल आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, प्रोपाइल ग्रुप आ जाए, तो मान लेते हैं। तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होगी, इस तरीके से होगा ये कंपाउंड हमारे लिए। ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, और ये कौन सी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, वेकेंट पी ऑर्बिटल पड़ी हुई है। ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया है। ये क्या हमारे लिए, वेकेंट पी ऑर्बिटल है। क्या है भाई, वेकेंट पी ऑर्बिटल है। समझ में आई बात। तो अब क्या होगा, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, मान लेते हैं अब हमने OH- डाला है, ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी है ना, दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी, ये तो ये अटैक कर सकता है ऊपर से, ये ऊपर से अटैक करेगा, ये पहली पॉसिबिलिटी से मैं पॉसिबिलिटी नंबर A बोल देता हूं। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये अटैक कर सकता है नीचे से, नीचे से अटैक करेगा, इस लोब के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डालेगा ना, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है,
और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो यहाँ पे p ऑर्बिटल के अंदर डालेगा ना, तो इसको मैं बोल देता हूं b वाली पॉसिबिलिटी। तो अगर a वाली पॉसिबिलिटी से हम लोग कंपाउंड बनाना चाहें तो कैसी डिजाइन बनेगी, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ए वाली पॉसिबिलिटी से कैसी डिजाइन बनेगी कि कार्बन तो सेम रहेगा, अब OH कहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो ET कहां शिफ्ट हो जाएगा, इधर पे शिफ्ट हो जाएगा, PR कहां हो जाएगा, यहां आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और मिथाइल कहां हो जाएगा, पीछे की तरफ। तो मैं मिथाइल को थोड़ा सा इस डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है भाई, डैश से। और प्रोपाइल को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, वेज से रिप्रेजेंट कर दिया है। इमेजिन कर लेते हैं ये वेज से मैंने प्रोपाइल को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये तो कब हुआ, जब मेरे पास न्यूक्लियोफाइल ने कहां से अटैक किया भाई, ऊपर से अटैक किया। अब मान लेते ये OH नीचे से अटैक करने वाला है, तो नीचे से अटैक करेगा तो फिर कैसी पॉसिबिलिटी आएगी, आपको समझ में आ रही होगी कि सर ये कार्बन तो यहां रहेगा, OH इधर आ जाएगा, फिर क्या होगा भाई, ये इथाइल इधर चला जाएगा सर, और फिर क्या होगा, ये प्रोपाइल तो बाहर की तरफ ही आ रहा होगा सर, ये प्रोपाइल कहां की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और मिथाइल कहां चला गया होगा, पीछे की तरफ चला गया होगा। ये हमारे लिए पॉसिबिलिटी है। तो जब आप इसे फ्लिप करके देखेंगे ना, ये बी वाली पॉसिबिलिटी है, ये एक दूसरे की क्या बन रही होंगी, मिरर इमेजेस बन रही होंगी, और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। तो अगर ये वाला आइसोमर हमारे लिए प्लस थीटा में घुमाता है, तो ये वाला हमारे लिए किस में घुमाएगा, प्लेन पोलराइज लाइट को माइनस थीटा में घुमाएगा। तो ये प्लस थीटा में घुमाता है, तो ये कितने में घुमाएगा, माइनस थीटा में। तो आप नोटिस कीजिए, यहां पे जब SN1 रिएक्शन होती है तो कार्बोकेटाइन बनता है, और यहां पे D भी बन सकता है और L भी बन सकता है, और इक्वल क्वांटिटी में बन रहे हैं, D भी बन रहा है और L भी बन रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं रेसमाइजेशन। क्या नाम देते हैं, रेसमाइजेशन। जब हमारे पास D वाला भी बन रहा हो और क्या बन रहा हो, L वाला भी बन रहा हो। तो ये हमारे लिए कंडीशन थी, रेसमाइजेशन हो गया यहां पे। अब यहां फर्क नहीं पड़ता आपने D लिया था या फिर L लिया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता यहां पे आपने इनिशियल सबस्ट्रेट कैसे लिया था, D लिया था, L लिया था, लेकिन बनने वाला तो हमारे लिए कैसा हो गया, रेसमिक मिक्सचर हो गया। वहां पे D भी मिलेगा और L भी मिलेगा, लेकिन यहां पे फर्क नहीं पड़ता कि आपने इनिशियल सबस्ट्रेट D लिया है, L लिया है। क्यों, क्योंकि वहां पे बनने वाली स्पीशीज तो कार्बोकेटाइन है। अब कार्बोकेटाइन क्या होगा भाई, A से मतलब ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी, वो तो प्लेनर स्पीशीज है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, रेसमाइजेशन हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम लोग SN2 रिएक्शन की बात करते हैं, वहां पे इन्वर्जन होता है। अब इन्वर्जन का फिनोमेना हम लोग समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे। अच्छा एक बात और बताता हूं मैं इसी के अंदर, कि यहां पर ये जो हमारे पास आइसोमर होते हैं ना, हम लोग इनके लिए क्या कर सकते हैं भाई, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, या फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर सकते हैं। जैसे ये D और L तो हमारे लिए एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो हम यहां पर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी दे सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RS बोलते हैं। RS कॉन्फ़िगरेशन की बात कर सकते हैं, किसकी, RS कॉन्फ़िगरेशन की, RS कॉन्फ़िगरेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है भाई, RS कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहां पे हम लोग अगर एक आइसोमर R होगा तो दूसरा क्या होगा, S होगा। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो सर ये कैसे देते हैं, R और S कैसे असाइन करेंगे एक दूसरे को, इनको असाइन करने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है। वो कौन सा तरीका होता है, उसको बोलते हैं कान इन गोल्ड प्रलोग रूल। क्या बोलते हैं, कान इन गोल्ड प्रलोग रूल, ठीक है भाई। इनको हम लोग शॉर्ट में CIP रूल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, CIP रूल बोलेंगे। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग CIP रूल भी सीख सकते हो भाई। एक वीडियो के अंदर हम लोग कान इनगोल्ड पैरालॉग रूल खत्म कर देंगे, और जो भी हमारे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे वहां पे RS नॉमेनक्लेचर निकालना हमारे लिए बच्चों का खेल होगा, ठीक है भाई। बहुत इजी टास्क हो जाएगा, CIP रूल आप समझ जाएंगे, ठीक है भाई। तो अभी इसके ऊपर फोकस मत कीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि अगर हमें रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो RS कॉन्फ़िगरेशन, और एब्सोल्यूट निकालना है तो DL हो जाएगा, ठीक है भाई। अभी तो हमने DL की बात की है। तो अगर एक हमारे लिए R होगा तो उसका जस्ट अपोजिट कौन सा हो जाएगा, उसकी मिरर इमेज S हो जाएगा। ऐसा समझ सकते हैं आप, ठीक है भाई। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर भाई, SN2 मैकेनिज्म के ऊपर, जहां पे क्या हो रहा था, इन्वर्जन हो रहा था। अब यहां पे फर्क पड़ता है, यहां पे क्या फर्क पड़ने वाला है, यहां पे देखिए बेटा। अब यहां पे मैं SN2 मैकेनिज्म आपको बताने वाला हूं। SN2 मैकेनिज्म में फर्क पड़ेगा कि आप सबस्ट्रेट D ले रहे हो या L ले रहे हो, लेकिन ऊपर वाली जब SN1 मैकेनिज्म पड़ी तो यहां फर्क ही नहीं पड़ रहा, D ले रहे हैं, L ले रहे हैं। लेकिन यहां पे जो ऑप्टेन कंपाउंड है वो तो मिक्सचर है, D का और L का मिक्सचर है, तो वो रेसमाइजेशन है। लेकिन यहां फर्क पड़ेगा, यहां पे इन्वर्जन हो रहा है,
यहाँ पे इन्वर्जन होना है मतलब क्या है, इन्वर्जन ऑफ स्टीरियो होना है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब होता है कि स्टीरियो इन्वर्ट हो जाए। अगर आपने डी वाला सबस्ट्रेट लिया है, डी वाला सबस्ट्रेट लिया तो प्रोडक्ट आपका जो होगा ना भाई, जो आपका प्रोडक्ट होने वाला है ना, वो कैसा मिल जाएगा, एल फॉर्म में मिलेगा। ये कंफर्म बात है। तो जस्ट अपोजिट कर लो, अगर मैंने एल लिया है तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी वाला मिल जाएगा। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। इन्वर्जन होना कैसे होगा इन्वर्जन, वो एक बार को समझते हैं। यहां पे कोई कार्बोकैटायन तो बनता नहीं है, यहां पे क्या बनने वाला होता है बेटा, यहां पे क्या बनता है हमारे लिए, आप नोटिस करोगे यहां पे हमारे लिए बनेगा एक तरीके से ट्रांजिशन स्टेट। यहां पे क्या जनरेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट। एक बार को जल्दी से देखते हैं, फिर ये टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास कार्बन है और यहां पे मैंने क्या किया भाई, मान लेते हैं मैंने यहां पे लगा दिया भाई अपना हेलोजन एटम लगा दिया, यहां पे अज्यूम करते हैं मिथाइल लगा दिया मैंने, और यहां पे मैंने लगा दिया भाई हाइड्रोजन एटम लगा दिया, इसको बोल दिया मैंने Cl, और यहां पे लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, पीछे बिलो द प्लेन मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, और अबव द प्लेन मैंने क्या लगा दिया है, अबव द प्लेन मैंने लगा दिया यहाँ पे अज्यूम करते हैं इथाइल लगा दिया। ठीक है भाई, ये 2 डिग्री कार्बन सेंटर है, और इसके ऊपर क्या डाल दिया भाई, OH डाल दिया, OH नेगेटिव। तो क्या होगा यहाँ पे आप नोटिस करोगे एक ऐसी स्टेट आएगी, तो वो स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, कैसे कि कार्बन रहा होगा, वेरी नाइस, मिथाइल ऊपर की तरफ है तो मिथाइल ऊपर की तरफ रहा होगा, इथाइल यहां की तरफ था तो यहां पे रहा होगा इथाइल। ठीक है भाई, हाइड्रोजन इधर था तो हाइड्रोजन इधर रहा होगा। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब आप नोटिस करोगे ये Cl जो है ना वो लीव कर रहा होगा, Cl छोड़ रहा होगा, उसके जस्ट अपोजिट साइड से, उसके जस्ट अपोजिट साइड से क्या होने वाला है, ये OH नेगेटिव अटैक करने वाला है। तो यहां से क्या आ रहा होगा, OH अटैक कर रहा होगा भाई। तो क्या हुआ भाई, इस वाले बॉन्ड की तो देखो बेटा, ये वाला बॉन्ड तो हमारे लिए फॉर्म हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो आप नोटिस करोगे ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है ना भाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, आप नोटिस करोगे जब हम फाइनल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो कार्बन तो यहीं रहेगा, मिथाइल भी यहीं रहेगा। अब यहां पे क्या आ गया भाई, OH आ गया, और इथाइल कहां शिफ्ट हो गया होगा, इधर पे भाई। इस तरीके से इथाइल अबव द प्लेन था तो अबव द प्लेन ही रहेगा, और हाइड्रोजन कहां गया होगा, इधर पे आ गया होगा, इधर आ गया होगा। समझ में आई बात, इधर आ गया होगा हाइड्रोजन, है ना भाई। बिलो द प्लेन था तो बिलो द प्लेन ही बना दिया मैंने। अब नोटिस करो, अगर मैं इसका RS नॉमेनक्लेचर करने की कोशिश करता हूं, अभी आपको आता नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, बस देख लीजिए कैसे मैं प्रायोरिटी असाइन करता हूं। तो क्लोरीन को नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे हम लोग, फिर किसको प्रायोरिटी देंगे बेटा, यहां पे हम लोग प्रायोरिटी देंगे इथाइल को 2, और इसको 3, और इसको 4। तो 1 2 3 का रोटेशन कैसा आ रहा है हमारे लिए, क्लॉकवाइज आ रहा है। 1 2 3 का रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो यहां पे नॉमेनक्लेचर के थ्रू हम लोग क्या देंगे, R कॉन्फ़िगरेशन देंगे। अब यहां पे देते हैं एक बार, तो यहां पे कैसा आ जाएगा, देखो OH को हम लोग नंबर 1 देंगे, फिर मिथाइल को नंबर 2 दे देंगे, सॉरी इथाइल को नंबर 2 दे देंगे, और मिथाइल को नंबर 3 देंगे, और हाइड्रोजन को 4 देंगे। तो एक बार इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और हाइड्रोजन भाई 4th प्रायोरिटी हमारे लिए डैश पे प्रेजेंट है, तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा, S। तो आपने देखा R से क्या बन गया, यहां पे S बन गया। स्टीरियो क्या हो गई है, इन्वर्ट हो गई। आप ऐसा मान के चलिए, अगर ये वाला कंपाउंड जो हमने इनिशियल सबस्ट्रेट लिया था, ये प्लेन पोलराइज लाइट को प्लस थीटा में घुमाता है, कितने में घुमाता है, प्लस थीटा में। समझ में आई बात। तो इसका जो कंपाउंड बना होगा वो कैसा कंपाउंड बना होगा, इन्वर्टेड कंपाउंड बना होगा। वो कैसे कंपाउंड बना होगा, इन्वर्टेड कंपाउंड बना होगा। वो नेगेटिव थीटा में घुमाने वाला कंपाउंड बन गया होगा। कौन सा वाला, माइनस थीटा में घुमाने वाला कंपाउंड बन गया होगा। तो अगर आपने डी लिया था, यहां पे डी वाला कंपाउंड लिया था, तो आपको कौन सा कंपाउंड ऑब्टेन होता, एल। और अगर आपने एल लिया होता तो यहां पे कौन सा ऑब्टेन होता, डी वाला कंपाउंड ऑब्टेन होता। तो ये वाली खास बात है यहाँ पे खास बात क्या है कि अगर आपने डी लिया होता तो एल मिलता, और एल लिया होता तो डी मिल जाता। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, इन्वर्जन नाम देते हैं। और पर्टिकुलरली नाम दे तो यहां पे बोलते हैं हम लोग वॉल्डेन इन्वर्जन। क्या नाम देते हैं, वॉल्डेन इन्वर्जन। वॉल्डेन इन्वर्जन का नाम देंगे। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इन्वर्जन का रियल मीनिंग क्या होता है, इन्वर्जन का रियल मीनिंग क्या होने वाला है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये जो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। भाई थोड़ा सा RS नॉमेनक्लेचर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा,
है ना भाई। इसी तरीके से इन्वर्जन की जगह एक और वर्ड यूज कर, इन्वर्जन तो ठीक है भाई, इन्वर्जन में क्या हो जाता है, डी एल के अंदर चेंज हो जाता है, एल डी के अंदर चेंज हो जाता है। तो इसका जस्ट अपोजिट, मतलब डी को डी के अंदर ही चेंज कर दे, उसको बोलते हैं हम लोग रिटेंशन। रिटेंशन वर्ड भी कभी कभी यूज हो सकता है। तो अभी तो हम रिटेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको इन्वर्जन एक्सप्लेन कर दिया, तो आप रिटेंशन भी समझ सकते हो। रिटेंशन का मतलब क्या है, एक ऐसी रिएक्शन करो तो जिसमें डी कॉन्फ़िगरेशन लो, तो बनने वाला कंपाउंड भी हमारे लिए, सबस्ट्रेट अगर आपने डी में लिया तो प्रोडक्ट भी हमारे लिए किस में आ जाए, डी में आ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिटेंशन। उसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं, एक ऐसी रिएक्शन। लेकिन यहाँ SN2 में नहीं होता रिटेंशन। SN2 में क्या होने वाला है भाई, इन्वर्जन होगा हमेशा। SN2 में हमेशा क्या होने वाला है, इन्वर्जन होने वाला है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने समझ ली हैं आज, है ना भाई। तो इसके बाद हम लोग अब रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। मोर फोकस हमारा किसके ऊपर होगा भाई, एक तरीके से रिएक्शंस अब हम लोग फोकस करेंगे। तो स्टीरियो केमिकल जो भी एस्पेक्ट था मैंने आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है। आज के लिए लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल, है ना भाई। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका ये वाला जो चैप्टर है भाई, यहाँ पे मैं आपको जितने मैक्सिमम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना भाई। तो आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप, मुझे नहीं लगता कि आपको SN1 और SN2 मैकेनिज्म में कोई डाउट होने वाला है। आज का लेक्चर देख के तो बिल्कुल ही डाउट नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, एक तरीके से अब एक बार और इसमें मैं आपको एक चीज और पढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस करोगे, अगर मैं बल्कीनेस को इंक्रीज कर दूं, ध्यान से देखो, ये मैंने जो ग्रुप लिया है भाई, SN2 मैकेनिज्म की ही बात कर रहे हैं, ये मिथाइल ग्रुप है, और ये क्या है भाई, इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप सर आप इतना बड़ा क्यों बना रहे हो, रीजन क्या है भाई, वो बड़ा है, बल्कि है, इथाइल ग्रुप बल्कि हो जाता है। तो जैसे जैसे बल्कीनेस इंक्रीज होती जाएगी, तो वैसे वैसे ये OH का अटैक इस Cl के ऊपर कमजोर होता जाएगा, नहीं होता जाएगा, वो अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा, हिंड्रेंस डोमिनेट करती है। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या डोमिनेट करती है, हिंड्रेंस। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और SN1 मैकेनिज्म में क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी मैटर करती है। ये वाली बात आप याद रखिए, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। SN2 में क्या ध्यान देना है, हिंड्रेंस का, और SN1 में किसका ध्यान देना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन का। बहुत ही सिंपल आते हैं हमारे लिए, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है बेटा, तो आप क्या कीजिए भाई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए बेटा, है ना भाई। आपसे ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूं मैं। ये वाला कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जो आज मैंने पढ़ाया है ना भाई, POS और COS वाला, इस टाइप के आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे जाके, है ना भाई। तो इस तरीके से आप लोग POS और COS मैंने सिमेट्री एलिमेंट्स की मदद से बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, वो हम लोग किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे बेटा, ठीक है। हैप्पी लर्निंग टू ऑल।